देखिए, अगर किसी भी चुनाव को सच में समझना है तो हमें राष्ट्रीय सुर्खियों से आगे बढ़कर एक एक सीट की जमीनी हकीकत को देखना होगा। आज हम गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक जमीन का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आज के भारतीय चुनाव कैसे काम करते हैं, कैसे आंकड़े जमीन की सच्चाई और शासन की चुनौतियों को हमारे सामने रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये गुलमर्ग है। ये सिर्फ एक नक्शा या भौगोलिक सीमा नहीं है। ये लोगों की उम्मीदों का, उनके रोजमर्रा के संघर्ष का घर है। यही वो मैदान है जहां राजनीतिक भविष्य तय होते हैं। इसकी बेपनाह खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही पेचीदा राजनीतिक इतिहास छिपा हुआ है, और किसी भी सार्थक बदलाव के लिए उसे समझना पहला कदम है। तो इस विश्लेषण में हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले गुलमर्ग की राजनीतिक जमीन की परतें खोलेंगे, फिर जनादेश के पीछे छिपे नंबरों को समझेंगे। इसके बाद नतीजों का विश्लेषण करेंगे, विश्वास बनाने का रास्ता देखेंगे, और फिर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। और आखिर में हम एक जिम्मेदार जनादेश के असली मतलब पर सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहां की राजनीतिक जमीन से। किसी भी जगह की राजनीति, आप जानते हैं, उसकी मिट्टी से जुड़ी होती है। और गुलमर्ग की राजनीतिक मिट्टी बहुत, कह सकते हैं कि, अस्थिर रही है। यहां वोटरों का मिजाज बदलता रहा है, जो इसे राजनीतिक रणनीति के नजरिए से एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बनाता है। यहां के चुनावी इतिहास पर एक नजर डालिए। एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। 1983 में ये जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC का एक तरफा गढ़ था। लेकिन 2002 आते आते PDP एक ऐसी लहर पर सवार हुई कि सब कुछ बदल गया। फिर सोचिए 2014 का चुनाव, हार जीत का फैसला सिर्फ 12 वोटों से हुआ, सिर्फ 12। और 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर वापसी की। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गुलमर्ग का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। वो पार्टियों को उनके काम से परखता है और नतीजों के आधार पर अपना मन बदलता है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सार छिपा है। जब लोगों के रोजमर्रा के मुद्दे, जैसे उनके गांव तक पहुंचने वाली सड़क, उनके घर में आती बिजली, और सबसे जरूरी उनके बच्चों के लिए रोजगार, जब ये मुद्दे राजनीति के केंद्र में आते हैं, तो बड़ी बड़ी विचारधाराएं पीछे रह जाती हैं। गुलमर्ग का इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि यहां जीत का रास्ता नारों से नहीं, जमीन पर किए गए काम से होकर जाता है। चलिए अब जरा 2024 के आंकड़ों में और गहराई से उतरते हैं। हर चुनाव नंबरों का खेल तो होता है, लेकिन गुलमर्ग में ये नंबर सिर्फ अंक नहीं है। ये एक बहुत साफ कहानी बताते हैं कि लोगों के दिल में क्या है और उनकी असल प्राथमिकताएं क्या हैं। इस इलाके की आबादी को समझना बहुत जरूरी है। लगभग 90% आबादी कश्मीरी सुन्नी मुसलमानों की है। इसके अलावा गुज्जर और बकरवाल समुदाय की एक अच्छी खासी अनुसूचित जनजाति आबादी भी यहां रहती है। तो इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोई भी राजनीतिक समीकरण इन दोनों समुदायों की खास जरूरतों और उनकी आवाज को नजरअंदाज करके सफल हो ही नहीं सकता। 2024 में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ 4191 वोटों का था। अब राजनीतिक रणनीति की दुनिया में ये एक बहुत छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। यही वो नंबर है जो एक पार्टी को सत्ता से दूर रखता है और दूसरी को जिम्मेदारी सौंपता है। इसका मतलब ये भी है कि सही रणनीति और सही नियत के साथ इस अंतर को भरा जा सकता है। ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। और आखिर में वोटिंग परसेंटेज को देखिए। ये भी एक कहानी कहता है। 1987 में लगभग 79% का हाई, जो 2002 में गिरकर 50% पर आ गया और फिर 2014 में बढ़कर 71% से ज्यादा हो गया। ये उतार चढ़ाव वोटरों के बदलते उत्साह और मोह भंग का सीधा संकेत है। जब लोगों को सिस्टम में उम्मीद दिखती है तो वो वोट देने निकलते हैं, जब वो निराश होते हैं तो घर पर रहते हैं। किसी भी कैंपेन के लिए इस नब्ज को समझना सबसे जरूरी है। तो हमने नतीजे देख लिए, अब बारी है ये समझने की कि ये नतीजे आए क्यों। किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ उम्मीदवार या पार्टी पर निर्भर नहीं करता। ये उस इलाके की अंदरूनी ताकतों और बाहरी दबावों का मिला-जुला परिणाम होता है। गुलमर्ग में मुकाबला करने वाली किसी भी पार्टी के लिए इन फैक्टर्स को समझना बेहद जरूरी है। चलिए एक रणनीतिक नजर से देखते हैं। एक नेशनल पार्टी के लिए केंद्र सरकार का सपोर्ट एक बहुत बड़ी ताकत है। वो फंड्स और बड़े प्रोजेक्ट्स का वादा कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी कमजोरी है स्थानीय लीडरशिप की कमी।
जिससे लोगों के मन में बाहरी होने की धारणा बनती है। सबसे बड़ा मौका है युवाओं की बेरोजगारी से पैदा हुई हताशा, और सबसे बड़ा खतरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसे पुराने गठबंधनों की जमीनी पकड़। कामयाबी के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना, कमजोरियों को दूर करना, मौकों को भुनाना और खतरों से निपटना जरूरी है। सिस्टम सिर्फ अंदरूनी नहीं होता, बाहर से भी बहुत दबाव होते हैं। राजनीतिक तौर पर आर्टिकल 370 के बाद पहचान की राजनीति बहुत ही संवेदनशील है। आर्थिक रूप से 32% युवा बेरोजगारी एक टाइम बॉम्ब की तरह है, और टेक्नोलॉजी के लिहाज से व्हाट्सएप जानकारी पहुंचाने का एक बड़ा जरिया बन चुका है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य यानी नागरिक गरिमा और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। इन सभी बाहरी ताकतों को समझे बिना कोई भी रणनीति अधूरी ही रहेगी। तो इतनी सारी थ्योरी के बाद अब बात करते हैं जमीन पर मौजूद इंसान की, उम्मीदवार की। एक रणनीति कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे जमीन पर उतारने के लिए सही व्यक्ति की जरूरत होती है। विश्वास बनाने की शुरुआत सही संदेशवाहक को चुनने और वोटरों की तकलीफों को ईमानदारी से समझने से होती है। यहां दो तरह के उम्मीदवारों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है पार्टी का पैराशूट, एक बाहरी व्यक्ति जिसे पार्टी ऊपर से भेज देती है। वो पार्टी की भाषा बोलता है, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करता है, लेकिन स्थानीय लोगों के दिलों से नहीं जुड़ पाता। दूसरी तरफ है कम्युनिटी का इंजीनियर। वो स्थानीय है, लोगों की भाषा बोलता है, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझता है। सड़क, पानी, नौकरियां, वो सेवा और काबिलियत से भरोसा बनाता है, सिर्फ पार्टी की वफादारी से नहीं। गुलमर्ग जैसे इलाके में सिर्फ दूसरे किस्म का उम्मीदवार ही सफल हो सकता है। असलियत ही कुंजी है। तो एक सच्चा उम्मीदवार बात किस पर करेगा? वो बात करेगा जो लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। ये है वोटरों की शिकायतों का हीट मैप। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है बेरोजगारी। ये यहां के नौजवानों की सबसे बड़ी और सबसे जलन वाली चिंता है। इसके बाद आती है टूरिज्म से घटती कमाई, खराब सड़कें और बिजली और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। एक कामयाब कैंपेन को इन शिकायतों को सीधे और प्राथमिकता के साथ उठाना होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या का समाधान। तो हमने समस्या समझ ली, अब आते हैं समाधान पर। सिर्फ समस्या का पता लगाना काफी नहीं होता, एक ठोस कदम दर कदम प्लान की जरूरत है जो रणनीति को जमीन पर उतार सके। ये एक राजनीतिक अभियान के लिए एक साफ और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। इस रणनीति के कह लीजिए 4 मजबूत पाए हैं। पहला पाया है एक साफ कहानी या नैरेटिव, विकास, नौकरियां और सुरक्षा। दूसरा, एक मजबूत संगठन जो हर घर हर बूथ तक पहुंचे। तीसरा, सही संसाधन, एक दमदार स्थानीय उम्मीदवार और केंद्रीय योजनाओं का सही इस्तेमाल। और चौथा, एक चुनावी योजना जो पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरीकों को एक साथ लेकर चले। ये चारों पाए एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ये सब 90 दिनों में कैसे होगा, इसका भी एक खाका है। पहले 30 दिन नींव रखने के हैं, उम्मीदवार का ऐलान और सबसे जरूरी लोगों को सुनना। अगले 30 दिन अभियान में तेजी लाने के हैं, बड़ी रैलियां और जमीनी बैठकें। आखिरी 30 दिनों में अभियान अपने चरम पर होता है, जहां उन वोटरों पर फोकस किया जाता है जो अभी भी अपना मन बना रहे हैं। और आखिरी 10 दिन वो सिर्फ एक काम के लिए हैं, अपने समर्थकों को वोटिंग बूथ तक पहुंचाना। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है। चलिए अब आखिर में सबसे जरूरी बात करते हैं। एक चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो असल काम की शुरुआत है। असली परीक्षा तो जनादेश मिलने के बाद शुरू होती है। क्या शासन असरदार है? क्या वो जिम्मेदार है? इस पूरे ब्लूप्रिंट का मूल दर्शन यही है। चुनावी रणनीति को सीधे सीधे शासन की जवाबदेही से जोड़ा जाना चाहिए। लोगों से किए गए वादे पूरे होने चाहिए। जब वोटर जमीन पर बदलाव देखते हैं, तभी विश्वास पैदा होता है। लक्ष्य सिर्फ वोट हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना है। और जब हम लोगों का भरोसा जीतने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो भारत के डीपी फ्रेमवर्क के तहत उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्या ये व्यवस्थित डेटा आधारित तरीका राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकता है, जहां शासन और जवाबदेही केंद्र में हो, या ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक और स्मार्ट तरीका है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि जो लोग इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नीयत क्या है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें।
राजनीति से परे उद्देश्य।